हेलो। हेलो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा निर्धारित उत्तरदायित्व था आर्थिक भूगोल से संबंधित पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित चौथी और पांचवी यूनिट, और प्रैक्टिकल के प्रोजेक्शन, ये सब कुछ इनका रिवीजन भी समाप्त हो चुका है। मतलब ऑनलाइन जब से क्लासेस लेनी हम लोगों ने शुरू की थी, आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले तो सारा सिलेबस यूनिवर्सिटी में ख़त्म करा दिया गया था जब इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास लेनी शुरू करी, तो ऑनलाइन क्लास में भी ये जितना भी थ्योरेटिकल हिस्सा है उसका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चूंकि आपकी क्लासेस अभी कंटिन्यू चलनी है, ठीक है, तो हम पुनः से एक तरफ से शुरू करते हैं कि धीमे धीमे हम आप लोगों को थोड़ा सा छोटे छोटे से टॉपिक उठा करके उनके ऊपर हम आपको एक छोटा सा लेक्चर दें, और उस लेक्चर को आप सुने, और उस लेक्चर को सुनने के बाद में आप उस चीज़ को लिख करके हमारे पास भेजें। ठीक है, इस तरीके से आपके लिखने की प्रैक्टिस और ये सब चीज़ें काफ़ी सुधर जाएंगी। ठीक, उस समय तो जब लेक्चर दिया तो रिवीजन के हिसाब से दिया, आप लोगों ने उसमें से कुछ याद रखा, कुछ भूल गए, कुछ आप लोगों ने नोट्स बनाए, कुछ नहीं बनाए। तो अब हमने ये सोचा है, और दूसरी तरफ आप लोगों को जो विषय समझ में ना आया हो, कम समझ में आया हो, ठीक है, या जिसमें कोई डाउट हो, तो उसका टॉपिक आप हमारे पास भेज दीजिए। हम उसका शेड्यूल आपको सेट करके बता देंगे कि वो किस तारीख में कौन सा लेक्चर हम उस लेंगे। तो आप उस तरीके से भी एक तरीके से इस तरीके से भी हम लोग अपने रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम बेसिकली शुरू करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ही। अभी कृष्णा जी आ चुके हैं। कृष्णा जी, हाँ भैया, देखिए हमने सिलेबस तो सब खत्म हो चुका है, ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि एक बार जितना सिलेबस है उनको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके पुनः आपका रिवीजन कराया जाए, ठीक है, ताकि जो डाउट है वो और ज़्यादा ख़त्म हो जाए, ठीक है। और जो विषय आपको समझ में ना आया हो, आप ही को नहीं, चाहे रामानुज हो, चाहे स्वीटी हो, चाहे पीकी हो, चाहे सीबी हो, चाहे विनीता हो, जिसको भी जो विषय समझ में ना आया हो, वो मेरे पास में उस विषय से संबंधित टॉपिक भेज दे। मैं उसको टाइम टेबल में अपने सेट करके आपको बता दूंगा कि इस दिन इससे रिलेटेड हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज इसी क्रम में हमने पहला टॉपिक उठाया है, बहुत बुनियादी टॉपिक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके बारे में ज्ञान भी होगा और ज्ञान होना भी चाहिए, क्योंकि आप पूरा वो पेपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं का। उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और बहुत डीपली अध्ययन करेंगे कि किस परिभाषा में क्या खास बात है। देखिए, भूगोल आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, भूगोल की दो शाखाएं हुई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब मानव भूगोल की परिभाषा को जानना आर्थिक भूगोल को समझने के लिए नितांत आवश्यक है। मानव भूगोल की परिभाषा हम अक्सर कुमारी सैंपल की एक परिभाषा को मानव भूगोल की आधारभूत परिभाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये मानव भूगोल के संपूर्ण विषय क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेती है, और इसको हम अपने जहाँ तक हमारा चिंतन होगा, हम इस परिभाषा का विस्तार वहाँ तक समझ सकते हैं। वो परिभाषा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए, यहाँ पे मानव की विशेषता बताई गई है कि वो क्रियाशील है, पृथ्वी की विशेषता बताई गई है कि वो अस्थिर है, और भूगोल किस चीज़ का अध्ययन कर रहा है, मानव भूगोल किस चीज़ का अध्ययन कर रहा है, दोनों के परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रियाशील मानव की एक और विशेषता है कि ये जो मानव है वो हमेशा क्रियाशील रहता है। कब तक क्रियाशील रहता है? जब तक प्रकृति स्वयं इसे निष्प्राण ना कर दे।
यानी कि जीवन पर्यंत मानव किसी ना किसी क्रिया में संलग्न रहता है। आर्थिक क्रिया में, सामाजिक क्रिया में, राजनीतिक क्रिया में, सांस्कृतिक क्रिया में, ये विभिन्न प्रकार की उसकी क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं का पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पृथ्वी के भौतिक लक्षणों का मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी इन क्रियाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन कौन कर रहा है? मानव भूगोल कर रहा है। अब बात आ रही है कि आर्थिक भूगोल, कि ये आर्थिक भूगोल क्या है। तो आर्थिक भूगोल को आप इस तरीके से समझिए कि आर्थिक रूप से क्रियाशील मानव और विभिन्न संसाधन युक्त भूतल के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए, मैंने सैंपल की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करके एक नई परिभाषा को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि आर्थिक भूगोल क्या हुआ? मानव जो आर्थिक रूप से क्रियाशील है, प्राथमिक क्रियाओं में, द्वितीयक क्रियाओं में, तृतीयक क्रियाओं में, चतुर्थक क्रियाओं में। ठीक है, क्या हुआ? मानव विभिन्न तरह से आर्थिक क्रियाओं में क्रियाशील है। और ये जो भूतल है या पृथ्वी है, ये किस तरीके की है? विभिन्न प्रकार के संसाधनों युक्त है। यानी कि इस भूतल पे जो संसाधनों का वितरण पाया जा रहा है वो भी समान नहीं पाया जा रहा है। विविध प्रकार के संसाधन पाए जा रहे हैं और विभिन्न मात्रा में भिन्न भिन्न स्थानों पे पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से विभिन्न संसाधन युक्त या विभिन्न संसाधनों को धारण करने वाली ये पृथ्वी और आर्थिक रूप से क्रियाशील मानव के मध्य ये जो परिवर्तनशील संबंध है, इसका अध्ययन करने वाले इस विषय को क्या कहा जा रहा है? आर्थिक भूगोल कहा जा रहा है। अब देखिए, आर्थिक भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों में क्रियाशील मानव द्वारा संपन्न होने वाली आर्थिक क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करने के साथ साथ उनकी भिन्नता के वितरण का भी सकारण विश्लेषण करता है। अब देखिए, आर्थिक भूगोल क्या हो गया? आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं भूतल के ऊपर। जैसे कि प्रदेश की अवधारणा हमने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले बताई थी। प्रदेश भूतल के अध्ययन की एक इकाई है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सर्वत्र समानता पाई जा रही है। अब देखिए, इस आधार पे आर्थिक क्रियाओं, मानव की आर्थिक क्रियाओं के आधार पे भूतल पे विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं, लेकिन एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है। अगर कहीं पे कृषि प्रधान है तो दूसरा प्रदेश उद्योग प्रधान है। तो ये स्थानिक विभिन्नता के वितरण, ये जो स्थानिक विभिन्नता उत्पन्न हुई कि एक प्रदेश कृषि पे आधारित है, दूसरा प्रदेश उद्योग पे आधारित है, तीसरा प्रदेश पशुपालन पे आधारित है, तो ये जो भिन्नता उत्पन्न हो रही है स्थानिक, इसका आर्थिक भूगोल सकारण अध्ययन कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक तीसरा बिंदु है कि ये जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव का कल्याण, मानव जीवन गुणवत्ता और आर्थिक असमानता जैसे नियोजन एवं नीति संबंधी विषयों को भी सम्मिलित किया जाता है। क्यों सम्मिलित किया जाता है? क्योंकि मानव स्वयं में एक संसाधन है। अतः इस मानव रूपी संसाधन का संरक्षण एवं संवर्धन भी नितांत आवश्यक है। इसलिए इन विषयों को भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आर्थिक भूगोल का ये तो मैंने आपको एक रफ स्क्रैच बताया, एक रूपरेखा बताई, जिसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल आपके दिमाग में क्लियर हो कि आर्थिक भूगोल का विस्तार यहाँ तक है। परंतु आर्थिक भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। आर्थिक भूगोल का देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये मानव भूगोल की शाखा है। भूगोल की शाखा मानव भूगोल और मानव भूगोल की शाखा, प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल। और ये जो आर्थिक भूगोल का जो उद्भव पहले हुआ था, इसको हम वाणिज्य भूगोल के रूप में जानते थे। 1862 में एंड्री ने विश्व व्यापार का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद जर्मनी के गोट्ज ने 1882 में वाणिज्य भूगोल से आर्थिक भूगोल को पृथक किया और उसको परिभाषित किया। तो अब यहां से बात उठ रही है कि गोट्ज ने ऐसी कौन सी परिभाषा दी जिससे कि जिससे कि आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल में हमने भेद किया। देखिए, गोट्ज ने यही कहा था कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की
प्रकृतिगत विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, गोट्ज की यह परिभाषा किसी भी प्रकार से व्यापारिक आंकड़ों के संग्रहण पर केंद्रित नहीं है, बल्कि वो भूगोल की स्पिरिट या भूगोल की आत्मा यानी कि स्थानों की प्रकृतिगत विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन कर रहे हैं कि जो एक स्थान या एक प्रदेश की प्रकृति की विशेषताएं हैं उसका वहां पे उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से गोट्ज ने वाणिज्य भूगोल से आर्थिक भूगोल को पृथक करके आर्थिक भूगोल को भूगोल की आत्मा के अनुसार ही विकसित करने का प्रयास किया। अब आर्थिक भूगोल में गोट्ज की परिभाषा के बाद में एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, वो परिभाषा है मर्फी की। मर्फी कहते हैं आर्थिक भूगोल मनुष्य को जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। देखिए, इसको मैंने महत्वपूर्ण परिभाषा इसलिए कहा है क्योंकि भूगोल की एक संकल्पना है क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, यह परिभाषा उस पे केंद्रित है। अब यहां पे ध्यान देने वाली, हाँ जी मैं फिर से बोल रहा हूं। मर्फी की परिभाषा है, मर्फी की यह परिभाषा है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। इसको मैंने महत्वपूर्ण परिभाषा कहा था, इसलिए महत्वपूर्ण परिभाषा कहा था क्योंकि यह परिभाषा भूगोल की क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना पर आधारित है। यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि कहा जा रहा है कि जीविकोपार्जन यानी कि मनुष्य के जीविकोपार्जन के विधियां, जीविकोपार्जन की विधियों का भी मतलब होता है कि मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए, मनुष्य अपनी आजीविका के लिए किस प्रकार के व्यवसाय कर रहा है, प्राथमिक कर रहा है, द्वितीयक कर रहा है, तृतीयक कर रहा है, खेती कर रहा है, उद्योग लगा रहा है, लघु उद्योग लगा रहा है या फिर अन्य सेवा कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन जीविकोपार्जन की विधियां जो एक स्थान और दूसरे स्थान पे भिन्न भिन्न है, यानी कि कहीं पे आदमी कृषि करता है, कहीं पे पशुपालन करता है, कहीं पे उद्योग लगाता है, तो कहीं पे इन जीविकोपार्जन की विधियों में समानता मिलती है और कहीं कहीं पे विषमता मिलती है। तो ये जो आर्थिक भूगोल है इन जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिलने वाली समानता और विषमता दोनों का अध्ययन करता है, क्योंकि क्षेत्रीय विभिन्नता का ही मतलब होता है किसी कहीं पे भी जब आप विभिन्नता कहेंगे तो विभिन्नता का मतलब ये नहीं है अंतर, विभिन्नता का मतलब ये भी है कि समानता और विषमता। हम समानता का भी अध्ययन करते हैं और हम विषमता का भी अध्ययन करते हैं। अब मर्फी की इस परिभाषा के बाद में अलेक्जेंडर की परिभाषा है। अलेक्जेंडर की यह परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस परिभाषा का जो दृष्टिकोण है वो इससे पूर्व की परिभाषा से सर्वथा भिन्न है। अलेक्जेंडर अपनी परिभाषा में कह रहे हैं कि आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक भूगोल क्या है? भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय और उपभोग। ठीक है, उत्पादन, विनिमय और उपभोग। इसके बाद क्या बचता है? वितरण और राजस्व। अर्थशास्त्र के जो 5 स्तंभ कहे गए हैं वो 5 स्तंभ यही कहे गए हैं कि उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये 5 स्तंभ कहे गए हैं। अलेक्जेंडर इन 5 स्तंभ में से 3 शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उत्पादन, विनिमय और उपभोग।
भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय, उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन। अब ये परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तरफ ये स्पष्ट रूप से आर्थिक भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से स्थापित कर रहे हैं। क्या कह के संबंध स्थापित कर रहे हैं कि उत्पादन, विनिमय और उपभोग, ये जो पदावली है, ये जो शब्दावली है, ये अर्थशास्त्र की शब्दावली है। इस शब्दावली को प्रयोग करके अलेक्जेंडर महोदय आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र में एक तरफ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय भिन्नता जैसी शब्दावली का प्रयोग करके वो भूगोल के साथ अर्थशास्त्र का समन्वय भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से भूगोल और अर्थशास्त्र आपस में जब समन्वित हुए तो समन्वित होकर के उन्होंने आर्थिक भूगोल का जन्म दिया। उस आर्थिक भूगोल का जन्म दिया जो भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है। ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर महोदय की यह परिभाषा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक सीबी जोन्स की परिभाषा है, लेकिन सीबी जोन्स की परिभाषा को आलोचना का शिकार होना पड़ा। क्यों आलोचना का शिकार होना पड़ा? पहले आप परिभाषा सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि इस परिभाषा को आलोचना का क्यों शिकार होना पड़ा। सीबी जोन्स ने कहा कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करता है। कुछ प्रदेश विशेष क्यों विविध वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में अग्रणी हैं तथा क्यों कुछ दूसरे प्रदेश इन वस्तुओं के आयात तथा निर्यात में प्रमुख हैं, इसकी व्याख्या करता है। अब यहां पे ये बात मुख्य देखिए, वो कोई टर्मिनोलॉजी लेकर के नहीं आ रहे हैं, वो क्षेत्रीय विभिन्नता लेकर के नहीं आ रहे हैं, वो यहां पे विषमता की ओर इंगित करते हैं कि कुछ प्रदेश कुछ वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी होते हैं, तो दूसरे प्रदेश दूसरी वस्तुओं के आयात और उपभोग में अग्रणी होते हैं। यानी कि कुछ वस्तुएं उत्पादन और निर्यात में अग्रणी हैं और कुछ आयात और उपभोग में, यानी कि कहीं पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे डिमांड ज़्यादा हो रही है। यानी कि जहां डिमांड ज़्यादा हो रही है वहां उस वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये अंडरस्टूड है कि जहां पे आयात या उपभोग उस वस्तु का किया जा रहा है, यानी कि वहां पे उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात नहीं हो रहा है, प्रचुर मात्रा में उस वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सीबी जोन्स की परिभाषा जो है वो जैसे कि हमने कहा कि असमानता पर केंद्रित हो जाती है, क्षेत्रीय विषमता पे केंद्रित हो जाती है कि कहीं किसी स्थान पे कोई संसाधन क्यों दुर्लभ है या नहीं पाया जा रहा है या कहाँ उसकी कमी है, इस चीज पे वो विशेष रूप से केंद्रित हो जाती है। जबकि जो क्षेत्रीय विभिन्नता की भौगोलिक संकल्पना है उसमें जैसा कि मैंने बताया समानता और असमानता दोनों का ही विशेष रूप से समान रूप से महत्व पाया जाता है। इसलिए ये जो सीबी जोन्स की परिभाषा है, इस पर ये परिभाषा वन साइडेड हो जाती है, इसलिए इस परिभाषा को आलोचना का शिकार होना पड़ा। अब इसके बाद जो परिभाषा है, इसके बाद की परिभाषा साउकिन्स की परिभाषा है। ये एक रूसी भूगोलवेत्ता थे। रूसी भूगोलवेत्ता साउकिन्स ने कहा कि आर्थिक भूगोल प्रादेशिक, सामाजिक, आर्थिक तंत्र के निर्माण, विकास और कार्यप्रणाली से संबंधित विज्ञान है जो इन तंत्रों का प्रबंधन भी करता है। देखिए, बहुत ही इन्होंने सामान्य से शब्दों में बहुत ही विशाल विषय क्षेत्र को अपने अंदर समेट लिया है। क्यों? और ऐसे विषय क्षेत्र को अपने अंदर समेटा है जो वर्तमान समय में प्रासंगिक भी है, क्योंकि मानव के आर्थिक विकास के साथ साथ उस आर्थिक विकास का पर्यावरण की दशाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह के जो विभिन्न पक्ष हैं, जब हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रादेशिक आर्थिक तंत्र, इसके अंतर्गत स्वतः समाहित हो जाते हैं, इस तंत्र के अंतर्गत स्वतः समाहित हो जाते हैं। तो हमें वर्तमान समय में मानव की आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरणीय क्या प्रभाव है, इन जैसे विषयों पे भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको जो परिभाषाएं बताई हैं वो 5 परिभाषाएं बताई हैं। पहली परिभाषा मैंने आपको गोर्ज की परिभाषा बताई थी। गोर्ज की परिभाषा ने आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल में अंतर स्थापित किया था।
फिर उसके बाद मैंने आपको मर्फी की परिभाषा बताई थी। ठीक, मर्फी की परिभाषा ने क्षेत्रीय विभिन्नता का क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना पर आधारित होकर आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी थी। फिर मैंने अलेक्जेंडर की परिभाषा बताई थी। अलेक्जेंडर ने अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल में संदर्भ स्थापित करते हुए एक तरफ उत्पादन, विनिमय और उपभोग जैसी शब्दावली का प्रयोग किया था, तो दूसरी तरफ भूगोल की क्षेत्रीय विभिन्नता जैसी शब्दावली का प्रयोग किया था। उसके बाद मैंने आपको सीबी जोन्स की परिभाषा बताई, जिन्होंने एक पक्ष पर ही केंद्रित परिभाषा दी, वो पक्ष था क्षेत्रीय विषमता, जिसके कारण उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा। और एकदम आखिरी में मैंने आपको सॉकिन्स की परिभाषा बताई, जो कि सॉकिन्स की परिभाषा जो कि वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक मानी जाती है, और वो प्रादेशिक आर्थिक तंत्र के अध्ययन की बात करती है। इस तरीके से निष्कर्ष के रूप में आर्थिक भूगोल भूतल पे पाई जाने वाली विभिन्न मानवीय आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। साथ ही साथ इस वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों एवं प्रक्रमों का विश्लेषण भी करता है, ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। इसके अंतर्गत, इन चंद लाइनों के अंतर्गत संपूर्ण परिभाषाओं के सार को समेटने की कोशिश की गई है कि विभिन्न मानवीय आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है, यानी कि किस प्रदेश में कौन सी आर्थिक क्रियाओं की में समानता है, कौन सी असमानता है, इस बात का अध्ययन करता है। और उस वो वितरण प्रतिरूप किन कारकों से प्रभावित हो रहा है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से एजेंट्स हैं, हम इनका विश्लेषण भी करते हैं। क्यों विश्लेषण करते हैं? ताकि ये जो मानवीय संसाधन है, इस मानवीय संसाधन का जो कल्याण है वो अधिकतम हो सके, मानव कल्याण अधिकतम हो सके, सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। इस प्रकार से आपने भूगोल की मैंने आपको मूलभूत 5 परिभाषाएं बताई, उन 5 परिभाषाओं का विवेचन बताया। अब आप इन परिभाषाओं के विवेचन के आधार पे आर्थिक भूगोल को परिभाषित कर सकते हैं, आर्थिक भूगोल की परिभाषा को स्पष्ट रूप से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसके बारे में आप लोग आपस में परिचर्चा कर सकते हैं। कल जब हम लोग उपस्थित होंगे, तो जैसा कि मैंने अलेक्जेंडर की आज एक परिभाषा बताई है, अलेक्जेंडर की परिभाषा की ही आधार पे हम आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र के संबंध का अध्ययन करेंगे कि इस आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या क्या समानताएं हैं, किस तरीके से आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से संबंधित है, अंतर संबंधित है। ठीक है, मैं अपने आज के इस व्याख्यान को, जो कि आर्थिक भूगोल की परिभाषाओं की विवेचना पे केंद्रित था, यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनुराधा, विनीता, सीबी, दिलीप प्रसाद, कृष्ण कुमार राय। हाँ, बोलिए। ये परिभाषा गोड्स की परिभाषा है जी। हाँ हाँ हाँ, ये पर ठीक है, ठीक है। आप लोग पेन और कॉपी ले करके बैठा कीजिए, जो चीजें महत्वपूर्ण आपको लगे वो आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक है ना। और धीमे धीमे अब हम लोग मतलब बहुत रिलैक्स उसमें हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने रिवीजन को एक बार खत्म कर चुके हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम को पहले खत्म कर चुके थे, रिवीजन भी एक बार खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग बहुत आराम से बहुत छोटे छोटे टॉपिक में चीज़ों को इसी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे कह दीजिए कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, ताकि क्लासेस को हम सुचारू रूप से इस तरीके से संचालित कर सकें। ठीक है, मेरा टाइम हमेशा की तरीके से आप लोगों को मालूम है कि 11:30 बजे से प्रारंभ मैं क्लास करता हूँ। ठीक, मनीषा कुमारी, मनीषा कुमारी, ठीक, पीके,
रामानुज, रोशन कुमार। जी सर ठीक है, बस हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए थे, बट जितना ज्वाइन किए थोड़ा समझ में आया सही से। अच्छा, अब आपने लेट ज्वाइन किया है, आपका ये छूट गया है, तो ये आज की क्लास यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इस क्लास को पुनः सुन सकते हैं। ठीक है, आज कल 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 की क्लास भी यूट्यूब पे डाली जा चुकी है, उसी तरीके से आज की क्लास भी यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, ताकि आप जिन बच्चों का छूट गया है और पुनः सुनना चाहते हैं, ताकि वो उसको पुनः सुन सकें। सर ठीक सर। यूट्यूब सर समझा दीजिए हमको। यूट्यूब सर क्या हम डालेंगे तो खुल जाएगा यूट्यूब? यूट्यूब पे है, देखिए हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है, और हम आपको अपनी क्लास का लिंक भेज देंगे। ठीक है, कल की क्लास का तो मैं आप यूट्यूब पे डॉक्टर रत्नेश शुक्ला जैसे ही डालेंगे तो आपको मुझसे संबंधित सारी क्लासेस वहां पे दिख जाएंगी। आप अपना विषय ढूंढिएगा, पढ़िएगा, और उससे संबंधित आप लेक्चर को सुन सकते हैं। आपको मेरे मेरे अपने मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ साथ आपको थॉट्स से भी रिलेटेड और रिसर्च से भी रिलेटेड क्लासेस वहां पे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, डॉक्टर रत्नेश शुक्ला के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, जैसा ही आप डॉक्टर रत्नेश शुक्ला ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी और डाल देना, इतने से निकल आएगा। वैसे मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, हाँ जी। और स्वीटी कुमारी, देखिए इसका उसका ये अभिप्राय नहीं है कि आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर सुन लेंगे तो आप लोग क्लास ना अटेंड करें। ठीक है, इस चीज को क्लास अटेंड ना करने के विकल्प के रूप में ना देखिएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति यहां पे रिकॉर्ड हो रही है। ये जो ऑनलाइन क्लास है ये रिकॉर्ड ये अटेंड कर लेते हैं, बस थोड़ा नहीं नहीं, सुन लीजिए, ये जो क्लास है ये रिकॉर्डिंग मोड पे है। आप लोगों के नाम की लिस्ट रिकॉर्ड हो रही है इसमें। ठीक है, और वो वहां पे पड़ेगी। तो इस समय 10 लोग उपस्थित हैं, एक बच्चा छोड़ के चला गया है, ये भी रिकॉर्ड है यहां पे। ठीक है, तो बस मैंने आपको सूचित किया। ठीक है सर। सर कब से हो रहा है ये रिकॉर्ड? ये हमेशा जितनी क्लासेस हुई हैं सब रिकॉर्ड हुई हैं। एक दिन तो हम नहीं थे सर। हाँ, एक दिन आप नहीं थे। ठीक है जी। हाँ, यही 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 ये, हाँ हाँ, ये सब हमने अपलोड किया है भैया, आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि आप लोग जो भूल जाते हैं तो आप उसे पुनः सुन सकें। ठीक है, हम उनको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश में हैं। कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ सॉफ्टवेयर हम सर्च कर रहे हैं कि हम और उसको बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का अभी तक प्रैक्टिकल ठीक तरीके से ना बना हो, या कोई डाउट हो, या अभी तक उन्होंने मुझसे चेक ना कराया हो, तो वो अपने प्रैक्टिकल संबंधी कार्य को मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि मैं करेक्शन कर सकूं। ठीक है, बहुत से बच्चों का भी करेक्शन पूरा नहीं हुआ है प्रैक्टिकल के, जो प्रोजेक्शन है उन प्रोजेक्शन को नहीं बनाया है तो बना लें, और जिन्होंने बनाया है और चेक नहीं करवाया है तो वो मेरे पास भेज दें, ताकि मैं आपको की त्रुटियों से आपको ससमय अवगत करा सकूं। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। कल हम अपने निश्चित समय पे पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया।